हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 118 एलिमेंट्स को हमने 4 अलग अलग ब्लॉक बना के डिवाइड कर दिया है, जिसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के ब्लॉक बनाए गए। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमारे इस सेमेस्टर में हमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। तो जब हमने लास्ट सेमेस्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ी थी एलिमेंट्स की, तो वहाँ पे हमने इन सब की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अब ये एस वर्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि जब हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एस ऑर्बिटल के अंदर एंट्री करता है, तो इसीलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब ये डेफिनेशन हमने देख ली है। इसके बाद एल्कली मेटल्स। तो एल्कली मेटल्स क्या होती है, कुछ डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एल्कली मेटल्स क्या होती है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब एल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। तो ये एग्जाम्पल है एल्कली मेटल्स के कि इन सभी एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। अब इनको एल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? ये जो नेम है इनका एल्कली मेटल्स, ये क्यों रखा गया है? अब इनको एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं और जो इनके हाइड्रोक्साइड है, इनका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब बेसिक। तो इनका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन नेचर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। रेड लिटमस का कलर चेंज करके ब्लू कर देती है। तो ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसीलिए इनको एल्कली मेटल बोला गया है, क्योंकि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा है? एल्कलाइन। और एल्कलाइन जो भी सब्सटेंस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस वजह से इनका नाम रखा गया है एल्कली मेटल्स। इसके बाद आता है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं कि जो ग्रुप 2 है हमारा पीरियोडिक टेबल में, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बोला गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जिनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड लास्ट वन इज रेडियम। तो ये सभी एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आता है कि इनका नाम क्यों रखा गया है? एल्कलाइन अर्थ मेटल इनका नेम क्यों रखा गया है? अब इनका नेम इसलिए रखा गया है एल्कलाइन अर्थ मेटल। देखो, एल्कलाइन वर्ड तो इनका इसलिए आया है क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, इनके ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो जब क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। जब भी इन मेटल्स के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, और उन हाइड्रोक्साइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? एल्कलाइन। इसीलिए इन एलिमेंट्स का जो नेम है उसमें ये एल्कलाइन वर्ड आया है। अब अर्थ का क्या मतलब है? यहाँ पे अर्थ किस लिए यूज करते हैं? अर्थ इसलिए यूज करते हैं कि इनमें जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है, यहाँ पे ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो एलिमेंट है, ये जो दो एलिमेंट हैं, इनके जो ऑक्साइड हैं ये इतने ज़्यादा थर्मली स्टेबल हैं कि इनको खूब हाई टेम्परेचर पे भी हीट करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। इसीलिए ये वर्ड ऐड किया गया है अर्थ। जैसे अर्थ का भी हमारा जो भी सिलिका होती है उसका भी टेम्परेचर क्या होता है? मतलब उसको भी हीट करते हैं तो डिसोसिएट नहीं होती है। इसी वजह से ये अर्थ वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम ये जो दो एलिमेंट हैं इस कैटेगरी के अंदर, इनके ऑक्साइड की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक भी स्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया अर्थ। तो
एल्कलाइन नेचर, ये जो एल्कलाइन वर्ड है ये इनके एल्कलाइन नेचर होने की वजह से आया है। अर्थ वर्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जो दो ऑक्साइड है ये हाईली स्टेबल होते हैं। इसके बाद अभी हम अक्रेंस की बात करते हैं कि हमारी नेचर के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कैसे पाए जाते हैं। अब अक्रेंस की हम बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। तो नेचर के अंदर भी जब भी हम इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो कभी भी ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। फ्री स्टेट का मतलब जैसे सोडियम है तो नेचर के अंदर ये सोडियम की फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि किसी न किसी चीज़ के साथ ये रिएक्शन करके अपना कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सोडियम कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, सोडियम किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच होके कंपाउंड बना के कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे सोडियम मिलता है सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में। सोडियम कभी भी नेचर के अंदर Na की फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये हमें NaCl की फॉर्म में मिलता है। तो इनकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये फ्री स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। किसी न किसी के साथ ये कंबाइन हमेशा होके रहते हैं। और इनका ये रीजन क्या है इस चीज़ के पीछे, इनकी हाई रिएक्टिविटी। जब ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं ये तो हमने मान लिया, लेकिन जब ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं तो जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट होंगे वो कैटायन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। जो भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म में होंगे, कैटायन की फॉर्म में। बाकी जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं वो क्या होगा, एनायंस। और एनायंस क्या क्या हो सकते हैं, जितने भी हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एनायन होते हैं, जैसे हैलाइड हो गया, सल्फेट हो गया, कार्बोनेट, सिलिकेट। जैसे हैलाइड की हम बात करें F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इस टाइप से। ये सल्फेट के साथ ये कार्बोनेट है हमारा ये CO32, ठीक है। सिलिकेट है हमारा SiO4। तो इन सभी एनाइंस के साथ ये प्रेजेंट रहते हैं कैटायन की फॉर्म में, तो ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। अब सोर्स की बात करें, अब हम बात करते हैं सोर्स की, ये मिलते कहाँ पे हैं, कि इनका सोर्स क्या है। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम हमें मिलता है सी वाटर में। सी वाटर सोडियम का एक ग्रेट सोर्स है, वहाँ से हमें मिलता है NaCl। NaCl से बाद में हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। पोटासियम कार्नेलाइट की फॉर्म में पाया जाता है। नेचर के अंदर किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का एक डबल सोल्ट है, ये दो सोल्ट से मिलके बना है, पोटासियम क्लोराइड से और मैग्नीशियम क्लोराइड से। और ये इनके साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन के ये 6 मॉलिक्यूल वाटर के इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो कार्नेलाइट का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। तो पोटासियम किसकी फॉर्म में पाया जाता है, कार्नेलाइट की फॉर्म में। लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम ये पाए जाते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट की फॉर्म में। ये जब हम आगे कार्बन वाले जो ग्रुप पढ़ेंगे उसमें इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से कंपाउंड होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट। तो एल्यूमिनो सिलिकेट के अंदर लिथियम, सोडियम और सीजियम, लिथियम, रुबिडियम और सीजियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब फ्रेंशियम की हम बात करें तो फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये इसकी जो हाफ लाइफ होती है, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम तो वहाँ पे बताया जाएगा हाफ लाइफ क्या होती है, या केमिकल काइनेटिक्स के अंदर भी ये बताया जाता है कि हाफ लाइफ क्या होती है। तो इनकी हाफ लाइफ मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर हमने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया तो ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसकी हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है। तो फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और नेचर के अंदर ये नहीं पाया जाता है। अब ये तो हमने बात कर ली एल्कली मेटल्स की, ये यहाँ तक हमने एल्कली मेटल्स के सोर्स देख लिए हैं। इसके बाद हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का देखते हैं कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमें कहाँ से मिलती है। तो बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम हमें नेचर के अंदर काफ़ी अमाउंट में नहीं मिलता है, बेरिलियम काफ़ी रेयर ही मिलता है हमें नेचर के अंदर। और अगर ये मिलता भी है तो जिस भी फॉर्म में बेरिलियम पाया जाता है, जिस भी कंबाइंड फॉर्म में, उसमें से बेरिलियम को एक्सट्रैक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बेरिलियम की जो अबंडेंस है, जो मात्रा है नेचर के अंदर मिलने की, वो काफ़ी कम है। कैल्शियम और मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं।
कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह स्ट्रोंशियम और बेरियम ये भी हमें अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ये भी कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना, जिस भी कंबाइंड फॉर्म में ये मिलेंगे उनमें से इनको एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है, बेरिलियम की तरह मुश्किल नहीं होता है। ये भी मिलते तो कम अमाउंट में है, लेस अबंडेंट है, लेकिन इनको एक्सट्रैक्ट करना आसान होता है। इसके बाद हम रेडियम की बात करें तो रेडियम भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में हमें ज़्यादा स्टडी अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके बारे में अब आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एल्कली मेटल्स की हम बात करते हैं तो एल्कली मेटल्स में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस सेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, कि जो भी हमारी एल्कली मेटल्स है इनकी वैलेंस सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और वो वैलेंस सेल कौन से ऑर्बिटल में होगा? वो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में। और इनर सेल जो होगी उसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह होगी। जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो लास्ट में ही 2s के अंदर एक 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, और अंदर वाली जो भी इनर सेल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? हीलियम की तरह। सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और इनर सेल 3s तो हमारी वैलेंस सेल हो गई, इसके अंदर जितनी भी सेल्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो वो नियोन की तरह होगी, इसलिए पूरी ना लिख के हम सिर्फ नियोन की तरह लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है ये हमने लास्ट सेमेस्टर में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे ये सीखा था। तो इसी तरह से ये सभी एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ रूल्स होते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। तो ये लिथियम, ये हमारी एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैलेंस सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, और जो इनर सेल होगी वो किसकी फॉर्म में होगी? नोबल गैसेज की फॉर्म में। इसी तरह से एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है वैलेंस सेल में। यहाँ पे एल्कली मेटल्स में 1 था तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे हर एक वैलेंस सेल में, 2s2 3s2 इस तरह से 4s2, तो हर एक वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनर सेल हमारी नोबल गैस की तरह होगी। तो बेरिलियम की हीलियम 2s2, मैग्नीशियम की नियोन 3s2, कैल्शियम की आर्गन 4s2। तो इस तरह से ये हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसके बाद अभी हम बारी बारी से एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एल्कली मेटल्स। तो अभी 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। तो एल्कली मेटल्स में हम जनरल ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को पहले डिस्कस कर रहे हैं, कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एल्कली मेटल्स की, तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में या किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, कि जो भी एल्कली मेटल होती है उनकी एटॉमिक या फिर आयनिक रेडियाई में क्या ट्रेंड आता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में या एक पीरियड में। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी एल्कली मेटल होती है उनका साइज लार्जेस्ट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में, और जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो एटॉमिक और आयनिक साइज दोनों इंक्रीज होते हैं। कि जैसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल कैसे होती है, ये इस तरह से ये ग्रुप होते हैं और ये इस तरह से पीरियड होते हैं। तो सबसे पहले इधर हमारी एल्कली मेटल होती है, इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन सी होती है? एल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जो भी एल्कली मेटल होती है उनका साइज लार्जेस्ट होता है। यहाँ पे ये जो एल्कली मेटल्स है इनका साइज लार्जेस्ट है। इस पीरियड में अगर हम ऐसे जाएंगे, इधर जाएंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? यहाँ पे। फिर इधर जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में, इस ग्रुप में हम
टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड हमें पता है कि एल्कली मेटल्स का जो साइज होता है वो लार्जेस्ट होता है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में। जब हम इस पीरियड में देखेंगे तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, एल्कली मेटल का। दूसरे वाले पीरियड में इस एल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होगा। तो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, एल्कली मेटल का। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब किसी भी ग्रुप में हम नीचे की तरफ मूव करते हैं, कि जैसे ये एक हमारा ग्रुप है, जब इसमें ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज गो ऑन इंक्रीजिंग। तो ऐसा क्यों होता है, तो एल्कली मेटल का जो साइज होता है मतलब टॉप से बॉटम जब जाएंगे किसी एक ग्रुप में तो वो इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे किसी भी पीरियड में तो एल्कली मेटल का साइज सबसे बड़ा होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से जब हम इधर जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कि ये एटम हमारा कैसा होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर ये हमारी सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजिंग एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नाउ पुल्ड स्ट्रांगली। जब ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, जब ये इंक्रीज होता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है। जब ये इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो ये साइज कंप्रेस होने लग जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब इसके नज़दीक आने लग जाएगा और साइज क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो यही रीजन होता है कि जो एल्कली मेटल होती है उनका साइज लार्जेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि जब हम इधर जा रहे हैं तो इधर जो भी एलिमेंट होंगे उनमें न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उनका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका। इसके बाद जब हम व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, जब हम किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दो काम होंगे। अब देखो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम ये लिख देते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम कि हम ये हमारी एल्कली मेटल है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, एक तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा इस तरह से तो साइज क्या होगा, क्या होना चाहिए, साइज डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन नज़दीक आएगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो एक तो ये काम होता है जब हम टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसी वजह से साइज डिक्रीज होता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं तो नई सेल ऐड हो रही है। लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेकंड सेल में होता है, जैसे ये फर्स्ट सेल है हमारी, ये सेकंड सेल है, तो लिथियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2s1 में होता है। लिथियम के बाद जब पोटासियम में जाएंगे तो एक सेल और ऐड हो गई है, तो पोटासियम में इलेक्ट्रॉन 3s1 में होगा। पोटासियम के बाद जब रुबिडियम पे जाएंगे तो एक सेल और ऐड हो जाएगी, इधर 4s1 में होगा। सीजियम में एक सेल और ऐड हो जाएगी, उसमें 5s1 में होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएगी तो जैसे सीजियम में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो न्यूक्लियस और इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो क्या हो गई, अब इंक्रीज। तो दो काम होते हैं जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं, एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, उससे साइज क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, और एक न्यू सेल्स आर एडिड, न्यू सेल्स आर एडिड। जब नई सेल ऐड होंगी तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दो ये फैक्टर काम करेंगे। अब ओवरऑल हमारा साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा, इन दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो ये वाला फैक्टर हमारा सेल्स ऐड होने वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेट करता है।
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने वाले फैक्टर को। इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं किसी भी ग्रुप में तो एटॉमिक और आयनिक साइज हमारा इंक्रीज होता है। तो ये रीजन है हमारे इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके बाद अभी हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं तो एल्कली मेटल्स की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हर एक पीरियड में लोवेस्ट होती है, कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में जो एल्कली मेटल होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। जैसे इस टाइप से हमारी पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 पीरियड होंगे। तो जो भी पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा किसी भी पीरियड का एल्कली मेटल, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में कौन होते हैं, एल्कली मेटल। तो जो एल्कली मेटल होती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है। ठीक है, एक तो ये बात है किसी भी पीरियड में जो एल्कली मेटल होगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होगी। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब किसी भी ग्रुप में हम डाउन मूवमेंट करेंगे, टॉप से बॉटम जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे दो चीज़ों को हमें एक्सप्लेन करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पीरियड में जो एल्कली मेटल होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लोवेस्ट होती है। दूसरा, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल की लोवेस्ट क्यों होती है। तो अभी आपने देखा था कि किसी भी एक पीरियड के अंदर जो भी हमारा एलिमेंट होता है, पहला एलिमेंट जो होता है वो एल्कली मेटल होता है और इसका साइज क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। कि जो भी पहला एलिमेंट है एल्कली मेटल, इसका साइज सबसे बड़ा होगा और इधर जाएंगे तो साइज क्या होने लग जाएगा, छोटा। तो हर एक पीरियड के अंदर जो एल्कली मेटल होती हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। अब साइज बड़ा होने का मतलब न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है इसमें डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। साइज बड़ा होने का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। जब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ टाइटली होल्ड करके नहीं रख पाएगा। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं लगा पाएगा। इसीलिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से वीकली बाइंड होके रहेगा, वो न्यूक्लियस से वीकली बाउंडेड रहेगा, स्ट्रॉन्गली बाउंडेड नहीं, वीकली बाउंड। क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा, क्योंकि एटम का साइज क्या है, बड़ा है। तो जब हर एक पीरियड में जो एल्कली मेटल होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, और साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो अब उस इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है कि किसी भी एटम की वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो उसी को हम एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। जब इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल पाएंगे तो एनर्जी जो हमें देनी पड़ेगी वो बहुत कम देनी पड़ेगी। इसीलिए जो भी हमारी एल्कली मेटल्स होती हैं किसी भी एक पीरियड के अंदर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे देखो, जैसे इस ग्रुप में हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि जब हम नीचे जा रहे हैं तो वहीं से दो फैक्टर काम करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, नई सेल्स ऐड होंगी, तो ओवरऑल हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। कि लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारा इस सेल के अंदर है, पोटाशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस वाला इस सेल के अंदर है, रूबिडियम में इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर है, और सीजियम में इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर। तो अब क्या देख रहे हो आप, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में न्यूक्लियस में होगा वो भी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे ये वाला जो न्यूक्लियस है वो अपना फोर्स ज़्यादा नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है, इस पे ये न्यूक्लियस पूरा फोर्स लगा रहा है। इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि इस पे न्यूक्लियस का पूरा फोर्स लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स पूरा नहीं लग रहा है, वीक फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको निकालना आसान है। तो इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। यही हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमारी एल्कली मेटल्स की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। कि जो हमारे पास एल्कली मेटल है उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहली बार एक इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो उसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, जैसे ये सोडियम में यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Na पॉजिटिव बना, तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन अब ये बन गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें Na पॉजिटिव में से निकालना है, यहाँ से माइनस करना है एक इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें से दूसरा ये माइनस करेंगे सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम के लिए ही देख रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो 496 किलोजूल पर मोल है, और यहाँ पे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आप देखते हो तो ये कितनी है, 4563 किलोजूल पर मोल। इतना डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स है कि सेकंड वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 10 गुना ज़्यादा है पहले वाली से। तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एल्कली मेटल में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो भी स्पीशीज बनती है उसके अंदर एक वेरी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जिसमें आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो यहाँ पे अभी जैसे सोडियम को हम देख रहे हैं, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट सेल में 3s1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इनर सेल्स जो होती है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है नियोन। नियोन की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या होती है 1s2 2s2 2p6। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, ये आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली ये फील्ड है। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं हम शॉर्ट में, ये नियोन लिख दिया, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 3s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो पहला जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन बच गई, Na पॉजिटिव की, जो नियोन की है। नियोन की क्या होती है 1s2 2s2 2p6। अब सेकंड वाली जो इलेक्ट्रॉन हमें निकालना होगा वो Na पॉजिटिव से निकालना होगा। अब Na पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या है 2s2 2p6। यहाँ पे ये क्लोज्ड है, ये जो सेल है ये कंप्लीटली क्लोज्ड है। जैसे कि हमें पता है कि जो हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड जो सेल होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 2s2 2p6, ये p6 जो है ये कंप्लीटली क्या है, यहाँ पे फील्ड है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यही रीज़न है कि जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हाई होती है।